अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और आज सवाल उठाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि एक सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है उसके बारे में क्या फरमा सकेंगे। अवाम में जो ब्रांडिंग हो रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो हुकूमत के मिनिस्टर्स मुख्तलिफ या ख़ुद जो वज़ीर आज़म जो फरमा रहे हैं उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा और ख़ासतौर पर सुबह सिंध की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर तंजीम साजी की। कैसे हैं ज़ुबैर साहब? पहले तो ये फरमाएं। बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए और सवालात एंकर्स क्या करें। सबसे ज़्यादा सवालात जो हैं वो हुकूमत ने उठा दिए हैं, ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली के हवाले से। जी। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद जो फरमाया मलेशिया में, पहले तो ज़रा ये सुनते हैं। जी ठीक। मैं ये देख रहा था कि ऑपोजिशन हमारी, आपने देखा या नहीं, पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। आपने नहीं ये देखा, तो पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। ये पहले दिन से इन्होंने कह दिया क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश है। उनको डर लगा हुआ है, उनको डर लगा हुआ है कि जितनी देर, मुझे भी नहीं पता था कितना ज्यादा पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। अब इनको डर लगा हुआ है कि मुझे पता चलता जा रहा है और जितनी देर मैं रहूंगा पावर में उतनी देर इनके लिए खतरे की घंटी बज रही है और खतरा इनके लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको पता है, और वो जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है। जी ज़ुबैर साहब, तो ये कई मौक़ों पे इमरान खान साहब ने कहा कि भाई जो हम पहले आवाज़ लगा रहे थे आपके ख़िलाफ़ कि जनाब क्या करप्शन हुई है, तो जब हुकूमत में आए तो और इंकशाफात हुए हैं कि भाई इतनी करप्शन हुई है। तो ख़ासतौर पे बात आपकी नहीं है, शायद खाकान अब्बासी की नहीं है, हसन इकबाल साहब की नहीं है। हाँ, बात जो है वो है शरीफ फैमिली की कि जनाब ये जो उन्होंने वजाहत नहीं की। हाँ, उन्होंने तो जनरली बात की है कि शरीफ फैमिली प्लस PMLN की लीडरशिप के हवाले से और शायद ऑल्सो PVP के लीडरशिप के हवाले से शायद वो बात कर रहे थे। वो ऑपोजिशन की जनरल बात कर रहे थे। पहले तो बात मैं वजाहत कर दूं उनके बयान के हवाले से, कोई उनको हटाना नहीं चाहता। हम पागल नहीं है, ठीक है, क्यों उनको हटाना चाहते हैं और हम क्यों नहीं हटाना चाहते। पहली चीज ये है कि जैसे कैसे वो उनको बिठा दिया गया है और हम चाहेंगे कि वो एक्सपोज, हर दिन गुजरने के साथ वो एक्सपोज होते चले जाएंगे। मिस गवर्नेंस के हवाले से, फेलियर टू डिलीवर के हवाले से, अपने वो जो सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस वो जो नहीं देते थे धरने में खड़े होकर और हर जगह जैसे टाइम गुजर रहा है तो एक्सपोज तो नवाज शरीफ साहब भी हो रहे हैं। नहीं, पहले तो मैं उनकी भाई वो 3 महीने अभी हुए हैं, 100 दिन होने वाले हैं, तो हम अपने उनको बोझ तले हम देखना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप अपोजिशन सही नहीं कर रहे, हम कहते हैं वो इतने खुद ही अपना काम कर रहे हैं। सो पहली चीज तो ये है कि हम बिल्कुल नहीं हटाना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें बिल्कुल डर खौफ नहीं है कि आप अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और हम तो जोर के साथ कहेंगे कि आप अकाउंटेबिलिटी करें, क्योंकि आपका जो KP में रिकॉर्ड है वो इतना खराब है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। वहां नैब को खत्म कर दिया, अपना एहतसाब कमीशन बनाया। उस एहतसाब कमीशन कि जब चीफ ने कहा कि मैं KP चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मूव कर रहा हूं तो उसको बंद कर दिया। ठीक है, और अब आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि जी चूंकि नैब तो सब पाकिस्तान में, तो नैब यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो खैर वो दोबारा वो खत्म कर दिया। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल पॉइंट पे जा रहे हैं ना, हुकूमत उनकी है, वो चाह रहे हैं एक इंडिपेंडेंट इदारा है नैब अपने तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन करे। मतलब नैब पहले यही नैब, क्योंकि चेंजेस तो कोई नहीं हुए ना, यही नैब ठीक नहीं था, उसके लिए एहतसाब कमीशन बनाया था, और अब यही नैब ठीक हो गया। बहरहाल वो एक अलग चीज की जो बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की हो या मियां शहबाज शरीफ की हो या मोहम्मद जुबैर की हो या शाहिद खाकान अब्बासी की हो या जिसकी भी हो, या अलीम डार की हो, या पहले मैं अपनी पार्टी के हवाले से कह रहा हूं, हमें कोई डर खौफ नहीं। लेकिन 2-3 चीजें जो होती हैं जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस के साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान का एक कानून है और उस कानून को रख के आप करें, और उसका कहने का मतलब क्या है, पाकिस्तान का एक सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है।
पहले तो पाकिस्तान के सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आइन के खिलाफ बार बार एक बात करते हैं, जब एनआरओ की भी करते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई आपके पास आइन के कौन सी चिक है जिसको आपको इख्तियार दिया? हुकूमत का तो काम है ना कि दौलत जो है उसको वापस लेकर आना है, और जो इदारे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही आते हैं ना। नहीं, नैब उनके अंदर नहीं आता, नैब उनके अंदर नहीं आता। नैब उनके अंदर कहां से आता है? नैब इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं, वो प्रोसिक्यूशन का केस बना सकते हैं, वो शिकायत भेज सकते हैं, बट जब वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो पहले तो हमें ये शक होता है, शक क्या हम कहते हैं कि नैब इसका मतलब है आपके साथ मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप जब गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो बहुत सारे अख्तियारात आपके पास आ जाते हैं। नहीं, बड़े क्लैरिटी है। फैसल वाडा वाटर के मिनिस्टर है फेडरल, उनका काम चाइनीज एम्बेसी में नहीं है मिसाल के तौर पर। ये थोड़ा होता है अनलिमिटेड इख्तियारात हैं। ठीक है, अभी सर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे फयाजुल हसन चौहान साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के मौजूद हैं। फयाज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब? आपके पास क्या लिस्ट है आजकल नून लीग के खिलाफ, कि जिसकी वजह से हुकूमत चल नहीं पा रही? नून लीग ने ऐसा कुछ जो है गवर्नमेंट छोड़ी, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट चलाना जो है मुश्किल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाह पाक का करम है, हुकूमत चल रही है, बड़ी स्मूथली चल रही है और बड़ा इफेक्टिवली चल रही है। और नून लीग के जो हाथों की लगाई हुई थी वो दांतों से हम खोल रहे हैं। और इमरान खान साहब पिछले वजीर आजम साहब की तरह पहले 100 दिनों में जो 85 दिन उन्होंने गैर मुल्की दौरे किए थे, और वो गैर मुल्की दौरे भी अपनी 150 अफराद के ऊपर मुश्तमिल, जिसमें अपने रिश्तेदार, अपने अजीज, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने मोहसिन सारे शामिल होते थे, उस तरह के नहीं, बल्कि टारगेटेड और एग्जैक्ट, करेक्ट और ऑप्टिमल किस्म के जो है वो उन्होंने अभी तक सिर्फ 4 या 5 दौरे किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए जना वो मददगार साबित हुए। और अल्लाह पाक के करम से बेहतरीन तरीके से हुकूमत चल रही है। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था यहाँ पे, हमारी बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क और हमारे माशरे की, कि यहाँ पर जब हुक्मरान होते हैं ना, वो हुकूमत करते हुए तो नहीं देखते कि करप्शन जना के ऊपर किस तरह कंट्रोल करना है, बदयांती पे किस तरह कंट्रोल करना है, अखबा परवी पे किस तरह कंट्रोल करना है, मनी लॉन्ड्रिंग पे किस तरह कंट्रोल करना है, किकबैक्स और कमीशन के हवाले से कितना अपने आप को बचाना है। हुक्मरानी में तो वो ऐसा नहीं सोचते, लुट मार के एक बाजार गर्म कर लेते हैं। लेकिन जब हुक्मरानी से उतरते हैं तो उनके इस तमाम लुट मार के प्रोग्राम के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस शुरू करने लगता है कोई हुकूमती अदारा या कोई हुकूमत, तो कोई रियासती अदारा। तो फिर ये क्या करते हैं, कोई अपना नाम 18वीं तरमीम रख लेता है, कोई अपना नाम जमहूरियत रख लेता है, कोई अपना नाम पार्लियामेंट रख लेता है, कोई अपना नाम जमहूरी इक़्तिदार रख लेता है, और फिर चीखना और चिल्लाना शुरू करता है जनाब जमहूरियत। चौहान साहब अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ आप बातें जरूर कर रहे हैं। चौहान साहब से 2 सवाल पूछ सकता हूं? जी सर प्लीज। चौहान साहब नहीं, अभी आप 2 सवाल, अभी मैं अपना जवाब नहीं, जुबैर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं जी। एंकर से जवाब दे लूं ना, मुझसे मतलब बड़ी देर से आपकी बात। नहीं, मैं एक चीज पूछा था, 150 लोग जो आप कह रहे थे जाते थे उनके गैर मुल्की दौरे पर, मैं आज आपको चैलेंज दे रहा हूं एक इस प्रोग्राम के थ्रू जी, एक दौरा पिछले 5 साल में जिसमें ये जितने आपके लोग जाते ना उसके 1-2 आगे पीछे ही होते होंगे। अच्छा, एक चीज पहले मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक्सपोज जरूर करूंगा, आई विल नॉट लेट यू गेट अवे विद इट। देखिए ना, आपने बड़े मजे से कहा 150 लोग जाते थे, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास तमाम रिकॉर्ड है ना, तमाम रिकॉर्ड है। आप पहले देखें, ये लेट्स बी फेयर, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था नहीं, ये तो चैलेंज दे दिया ना इन्होंने, खासतौर पर पिछली गवर्नमेंट की बात हो। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? ये मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मियां मंशा साहब को लेके आप अपने जनाब दौरों पे जाते रहे। नहीं यार, जाते रहे प्लीज, मैं आपको चैलेंज करता हूं फैयाज साहब अपनी बारी पे मैं पूछ लूं आपसे। अपनी बारी पे कर रहा हूँ ना, आप मेरी बारी पे नहीं, ये इस टॉपिक से क्यों हटना चाहते हैं आप? भाई मैं बात कर रहा हूँ ना, लेकिन आप इस टॉपिक से क्यों हटना चाहते हैं? आप मुझे बात तो करने देना। मैं जरूर बात करने दूंगा, मैं सिर्फ आपको ये एक्सपोज करना चाहता था। ठीक है, आपने चैलेंज दे दिया, वो बात आगे चली गई। जी फरमाइए की कोशिश ना करें ना, मैं एंकर के साथ मुखातिब हूँ। जी फयाज साहब फरमाइए। आपने अपनी बात की, मैंने खामोशी से सुनी जी, अब आप खामोशी से सुन लेना, आपकी बर्दाश्त का आलम या आपकी पार्टी की बर्दाश्त का आलम क्या है, तसल्ली से सुन लें। जी फरमाइए, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा जी। मसला ये है कि पिछले 5 सालों में इनके 1 साल के अंदर तकरीबन आधे दिन तो जो है वो नवाज शरीफ साहब के बाहर के दौरों के पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी आंखों से देखती रही है।
उसमें इनके अपने इन्वेस्टर जो इनके मोहसिन थे, मियां मंशा साहब के, जिनके त्यारे के ऊपर 2013 की पूरी कैंपेन चलाई गई, मियां मंशा साहब इनके साथ होते थे, इनका अपना खानदान सारा साथ होता था। क्या ये जुबैर साहब वो तस्वीर भूल गए हैं कि यूएनओ के इजलास के अंदर मलिया लोधी साहिबा की जो सरकारी तौर पे ऑफिशियली प्रोगेटिव रखती थी कि वो नवाज शरीफ के साथ बैठेंगी, उनको पीछे बिठाया हुआ और साथ कुलसूम नवाज साहिबा को उन्होंने बिठाया हुआ है। ये क्या ये तस्वीरें भूल गई हैं? क्या ये वो तस्वीरें और ये वो विजिट भूल गए हैं कि चाइना और तुर्की और पूरी दुनिया के अंदर नवाज शरीफ साहब के खानदान के लोग और शहबाज शरीफ साहब की जनाब औलादे जो है ना, वो वहां पे जनाब साथ जाया करती थी, किस हैसियत के अंदर जाया करती थी? खातून अव्वल का तो चलो फिर भी कुछ समझ आता है, ये साथ जो है ना फरजंदे आला, फरजंदे अर्जमंद, शहनशाह आला, ये सारे के सारे पूरा टब्बर जाया करता था। इनको 150 का फिगर बड़ा ठीक है। मैंने तो मुहावरतन एक बात कही कि 20 सैकड़ों लोग फिर साथ अपने सहाफियों को भी करप्ट किया करते थे कि चलो उनको भी साथ जाना अपनी इस बहती गंगा में हाथ दिलवाएं, वो भी कम से कम हमारी इस करप्शन के ऊपर फिर सरफे नजर रखेंगे। सहाफियों की एक फौज जफर मौज जो है वो साथ लेके जाया करते थे, अपने इन्वेस्टर्स की, अपने रिश्तेदारों की, अपने अजीजों की। हमने कम से कम ये नहीं किया। जो बात मैंने कही है ना, जब ये करप्शन कर रहे होते थे, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता था, उस वक्त इनको जमहूरियत, 18वीं तरमीम, जमहूरी इक़्तिदार, पार्लियामेंट की चीजें याद नहीं आती। जब रियासती अदारे नैब इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं जनाब नैब पोलिटिसाइज हो गया। और अभी जुबैर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, जुबैर साहब कह रहे थे जनाब नैब तो आजाद अदारा है। तो इनसे पूछो पिछले 3 महीने से जो आपने पूरी एक स्टैंस रखा हुआ और एक ड्रामा बनाया हुआ कि जनाब नैब तो पोलिटिसाइज हो गया है, नैब तो पीटीआई के हुकूमत के इशारों पे चल रहा है, यहाँ पे आप कहते हैं वो आजाद अदारा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो एक चीज मैं पहले बता दूं, देखें आई थिंक गुफ्तगू जो मैं आई एम सॉरी बट पीटीआई वालों को मैनरिज्म्स बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात ये कि मैंने ये कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, यही कहा ना, यही कहा, और फेयर होना चाहिए और ड्यू प्रोसेस पाकिस्तान के आइन के हिसाब से होना चाहिए। अब इनको ये जवाब देना चाहिए था कि बिल्कुल ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे और कोई पॉलिटिकल केसेस नहीं बनेंगे। बड़ा सिंपल से अब कहां पहुंच गए कि जी जब ये जाते थे बैरूनी दौरे पर, बिल्कुल मैं लेट मी यूज द वर्ड, लेट मी शाहाना मिजाज तो मतलब जो चीजें उन्होंने थोड़ी बहुत बयान की, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। झूठ बोल रहे थे और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ये समझते हैं ये झूठ बोल के निकल जाएंगे। 150 पहले तो इन्होंने कहा मियां मंशा, अभी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाइना गए थे तो इनके साथ बिजनेसमैन गए थे जो कि जाने भी चाहिए और हमारे साथ भी जाते थे, जो अपना खर्चा उठाते हैं, चाहे मियां मंशा हो, चाहे आरिफ हबीब हो या जो भी हो, पहले भी और आज भी। बिजनेसमैन तो जाहिर है कहेगा कि हाँ मुझे आप लेके जाएं, एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी उनको मिलता है तो वो अपना खर्चा देते हैं, ठीक है ना। और कभी किसी का खर्चा हुकूमत ने नहीं बर्दाश्त किया, कभी भी। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ 10 दफा गया हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि कभी भी स्वाय ये जिस तरह इनके 4-5 मिनिस्टर्स होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग होते हैं फॉरेन वगैरह के लिए, एग्जैक्टली मोर और लेस। अभी जब चाइना गए थे तो इमरान खान के साथ 4-5 और मिनिस्टर्स थे, अली जैदी भी थे और 2-3 और थे, बट बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट देयर। मैं एक ये इनके पास सारा रिकॉर्ड है ना, ये निकलवा लें और आपको दे दें निकाल के। तो पहली तो बात ये झूठ है। दूसरी वो जो कहते हैं यूएन में गए थे और वो कुलसूम नवाज, बिल्कुल झूठ, फोटोशॉप करके वहां बिठा दिया। भाई कुलसूम नवाज का वहां काम है, वो मलिया लोधी की सीट है या कुलसूम नवाज की सीट है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये रिकॉर्ड यूएन से ले लें। मलिया लोधी अभी भी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की, उनसे पूछ लें। सो पहले यार देखें, अगर आपने क्रिटिसाइज करना होता है, मसला पता है क्या हो गया पाकिस्तान में क्रिटिसाइज करने का, कि मैं ये नहीं कह सकता कि जी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मैं जब तक अरबों खरबों की नहीं बात करूंगा तो वो इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जब तक मैं इतना लंबा नहीं झूठ बोलूंगा कि 15 की जगह जब तक मैं 150 लिखूंगा। और जहां तक वो जो बच्चों की बात कर रहे थे, फैमिली की बात कर रहे थे, फर्स्ट ट्रिप जो था मियां नवाज शरीफ का चाइना गए थे, उसमें दैट वाज द ओनली ट्रिप जिसमें सुलेमान शहबाज साथ गए थे। नेवर
अगेन वाइफ होती थी उनकी, बिल्कुल होती थी, और कोई भी नहीं होता था। एक दफा मरियम नवाज गई थी यूएस में, मिशेल ओबामा लाया था वो एक इवेंट के लिए, तो वो शी अकम्पनीड, दैट इज ऑल। ठीक है, ये जवाबात आ गए, लेकिन अब हम चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव जो है जुबैर साहब से हम कंटिन्यू करें अपनी गुफ्तगू कि जो केसेस चल रहे हैं, फिर ये केसेस क्यों चल रहे हैं, जो यू टर्न की बात हो रही है और फिर झूठ बोलने की बात हो रही है, उसमें डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत से सवाल आते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, ये जो आप बात कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट कोई नहीं गिराना चाहता, आप चाहते हैं कि ठीक है ये यानी डे बाय डे जो एक्सपोज होंगे, और मैं उस वक्त आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ लाना चाह रहा था, लेकिन नहीं आ सके। बात ये है कि इन्होंने कहा वो जो यू टर्न की डेफिनेशन बयान की वो तो एक चलें एक अलग डिबेट है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, उन्होंने झूठ बोला। यानी कतरी खत से भी पीछे हट गए, अल अजीज़ा से भी पीछे हट रहे हैं, बच्चों के वाले से भी बोल रहे हैं कि जनाब वो इंडिपेंडेंट है, जहाँ जो जाए करें। तो अब ये है कि सिर्फ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और एक्सपोज की जहाँ तक बात है, शहबाज शरीफ साहब के केसेस भी हैं, वो भी जो है सामने आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब का मैं बता देता हूँ, आपने जो कहा ना बिल्कुल सही आपने नोट किया। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है हमारे तमाम मीडिया ने और इवन द कोर्ट्स ने ये केस जो चलाया शरीफ फैमिली के तौर पर चलाया, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं और आप अपने अमाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो टैक्स अथॉरिटीज हो, चाहे वो दीन हो, ठीक है ना। नहीं, उन पे डिपेंडेंट है ना, बच्चे किस पर डिपेंडेंट है? बाप पे डिपेंडेंट है ना। बाप पर डिपेंडेंट नहीं है, ये तो डिटरमिन हुआ ही नहीं था। बहुत छोटी उम्र थी सर जब वो लिया गया। हाँ, उस वक्त इतनी छोटी उम्र। मैं आ रहा हूँ जी। देखें, दो जगह फैसले आए हैं, 3 फैसले आए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। डिस्क्वालिफिकेशन इस बेसिस पर नहीं हुई थी, ना बच्चों की वजह से नहीं हुई थी, ना पनामा की वजह से, ना अपार्टमेंट्स की वजह से। 8 महीने डिस्कशन उन सब पर हुई थी, लेकिन जो फैसला आया था चूंकि उसमें हो नहीं सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एज अ लास्ट ऑप्शन जो फैसला सुनाया था वो सुनाया था कि जी इनका अकामा था और उसमें इनके बेटे से इनको एक सैलरी रिसीवेबल थी जो इन्होंने अपने पेपर्स में नहीं दिखाई। अकामा दिखाया, रिसीवेबल नहीं दिखाया। मैंने 30 साल अकाउंटिंग की है और मैं सबसे बड़ी कंपनी का सीएफओ था दुनिया की, आईबीएम का। वो आज रिसीवेबल नहीं बनता, मुझे जजेस जो मर्जी कर लें, वो रिसीवेबल नहीं था वो बिल्कुल उनका। और वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने दी ब्लैक लॉ डिक्शनरी की, भाई पाकिस्तान के कानून की देना, पाकिस्तान के कानून में रिसीवेबल है या नहीं है, वो नहीं है रिसीवेबल। एनीवेज वो उस पर थी, एवन फील्ड किसी पर नहीं थी। फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चला, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जिसमें 10 साल सजा दी, उसमें ये बिल्कुल ये पॉइंट पर सजा दी कि उन्होंने कहा कि चूंकि बच्चे छोटे थे 90s में, और चूंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर बच्चे डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अपने पेरेंट्स से, इसलिए वो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे और इन्होंने नहीं किया। हमारे लॉयर का बड़ा सिंपल सा जवाब था कि भाई दादा पर नहीं डिपेंड कर सकते, और हर फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और इनकी फैमिली तो नॉन फैमिली है, मतलब पब्लिकली नॉन फैमिली है। हमें ये सबको पता है कि पिछले 30-40 साल में जब तक वो हयात थे, उनके दादा, इनके वालिद साहब मियां नवाज शरीफ के, ही हैंडल्ड द बिजनेस, बिल्कुल क्लियर है। मुझे और आपको अगर कोर्ट बुलाती है आज, हम कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को भी एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए, उसको भी कोर्ट जाना चाहिए, प्रेसिडेंट को भी जाना चाहिए, किसी को नहीं बचना चाहिए, लेकिन जब वो जाते हैं तो पाकिस्तान के कानून ही के हवाले से उस पर हर चीज अप्लाई होनी चाहिए। और वो कैसे अप्लाई होगी? मुझे अगर कोई कहता है कि जी आपने गलत असासे बनाए, तो मैं ये कहता हूँ जी मैं पिछले 30 साल से 35 साल से जब से टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहा हूँ, उसमें मैंने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी दिए हुए, और मैंने जो एसेट्स लिए हैं उन सोर्सेज के मुताबिक लिए, और आपने मिस्टर FBI पिछले 30-35 साल में मेरे तमाम असासों को और हर चीज को ओके डिक्लेयर किया और मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स दिए हैं, तो इसमें से ही आप मेरी गलती निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन जो चीजें अभी खुली हैं सामने, जो सामने आई हैं, उसमें कोई भी नहीं आया ना। ये जो पनामा के मामला हैं, जो बाहर जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ ने, वो तो अभी सामने आया। मेरी पूरी बात मियां नवाज शरीफ ने कहा कि एक तो ये असासों का और ये वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह का, दूसरी चीज ये है कि जितने भी ये असासे आपने बताए, इसमें मैं कभी डायरेक्टर नहीं रहा, कभी शेयर होल्डर नहीं रहा, कभी मैं सिग्नेटरी नहीं रहा, कोई ट्रांजैक्शन में नहीं इन्वॉल्व हुआ, ना आपने ठीक है, तो फिर मुझे सजा किस लिए मिल रही है? आपने सिर्फ उस फैसले में ये लिखा हुआ कि करप्शन नहीं साबित हुई, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला था,
सिर्फ इस पर सजा हुई कि चूंकि डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट बाप पर होते हैं और किसी फैमिली में दादा पर होते हैं, और इनकी तो नॉन फैमिली है। नहीं तो फिर इसके लिए इसलिए दोनों जो उनके शहजादे हैं वो तशरीफ लाए ना इस बात को मनी ट्रेल देने के लिए, जनाब अपनी मनी ट्रेल देने के लिए। पहली बात ये है कि मियां नवाज शरीफ की बात कर लेना, मेरे जो बच्चे हैं हर फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कोई बाप भी 99.9% अपने 40 साल के बच्चे के लिए, और वो भी बाहर रह रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि मैं उसके एसेट्स का दिफा मैं करूंगा। जी, हमारे पास टाइम आज कम से कम तर है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं। ब्रेक के वक्त कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सर अभी थोड़ा सा ज़रा हार्ड टॉक काफ़ी हो गई जो है, और फयाजुल हसन चौहान साहब जब खासतौर पे आते हैं, जब ये है कि चाहे शहबाज शरीफ का केस हो या नवाज शरीफ का केस हो, साफ पानी मंसूबा 400 अरब रुपए जो है वो उसकी खर्च हो गए, कंसल्टेंट को खाली 150 अरब रुपए जो है वो दिए गए। जैसे अगर इतना सिंपल होता तो रेफरेंस फाइल हो जाता। महीने से ज्यादा 1.5 महीना हो गया उनको अंदर बंद किए हुए, ठीक है ना, तो वो रेफरेंस फाइल हो जाता। फवाद हसन फवाद जिनको 6 महीने से पकड़ा हुआ है तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाता। तो रेफरेंस फाइल ना होने का मतलब ये है कि ये जो जैसे पहले पकड़ा जाता है और जैसे कहानी दी जाती है ऐसा होता नहीं है, वरना तो रेफरेंस फाइल करने में क्या मुश्किल है। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा जरा अब हम जरा उसमें अपने नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। आपका जो टाइम था एज अ गवर्नर, बहुत अच्छा दौर गुजरा ज़ुबैर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपसे हमारा भी एक बड़ा ताल्लुक़ है। तो हमने देखा कि बहुत अच्छा वक्त आपने गुजारा। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपने आवाम के लिए खोले, इस तरह तो नहीं खोले इस तरह अभी खोले, वैसे इस तरह भी कोई आपको इरादा था जिस तरह से पंजाब का सिंध का गवर्नर हाउस खोला आवाम के लिए, पब्लिक के लिए? मेरा ख्याल है एक जो हमने किया था वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड था। उसमें ये था कि जी आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों के लिए स्ट्रक्चर्ड वीकेंड पर एक विजिट हो, तो वो दैट इज फार मोर स्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू, और इवेंचुअली यही करना पड़ेगा। ये शुरू के शौक होते हैं कि खोल दिया, अब खोला भी कैसे है। अगर आप जाएंगे यहाँ तो आप गेट के अंदर जाएंगे ना, तो जहाँ मस्जिद है उधर से राइट और उधर कॉर्डन ऑफ कर दिया, तो अब वो वॉक करने के लिए अब उस एरिया में, लेकिन असल चीज तो ये होती है कि वो जा सके अंदर और जाके वो देख सके, कायदे आज़म का ऑफिस देख सके और पूरा गवर्नर हाउस देख सके, और वो उसी वक्त हो सकता है जब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक विजिट, जैसे बकिंगम पैलेस में होता है, जैसे व्हाइट हाउस में होता है, तो उस तरह से था। अब ये इनका अपना तरीकेकार है। ठीक है, जो तरीकेकार हैं पीटीआई के वो आपको पसंद आ रहे हैं? मुख्तलिफ तरीकेकार हर जगह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहे। ये थोड़ा कई चीजें होती हैं, चीपनेस होती है। जिस तरह मैं जैसे फैसल वार्ड आए, मतलब एक मुश्किल आई, मुश्किल की घड़ी में फौरन पहुंच गए वो, इसमें ऐसी क्या बात है? ये देखें, हर एक का अपना अपना काम होता है, ठीक है ना। मैं बड़ा वो जबरदस्त टार्जन हूँ और मैं वहाँ कहीं करीब होता तो मैं भी पहुंच जाता। आप पे कॉन्फिडेंट है ना, वो कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं। अच्छा, मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे क्या करेगी पुलिस? धक्के दे के बाहर निकाल देगी। और दूसरी बात है ये इट्स अ डेंजर, मतलब आप देखें ना ऑपरेशंस हो रहे हैं और आप एक वफाकी वजीर आ जाए, आपके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं पुलिस वाला कर सकता, रेंजर वाला कर सकता, अनऑथोराइज्ड पुलिस या रेंजर वाला वहां नहीं आ सकता। तो वफाकी वजीर पानी क्या करने आ रहा है? पानी का भी हो सकता है कोई मसला हो ना, उसको देखने के लिए गए हूँ। अच्छा खैर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं सर। ये जो आपने रिजाइन दिया, ये क्या उस वक्त एक पॉलिसी थी नून लीग की कि भाई चारों सूबों के गवर्नर्स जो हैं अगर वो रिजाइन एक वक्त में दे देंगे, फौरन ही दे देंगे तो प्रेशर आ जाएगा फौरन ही? पहले तो मैंने पहले से सोचा था। आपका जब हमने गवर्नर हाउस में इंटरव्यू किया था बैसियत गवर्नर, तो उस वक्त भी हमने ये सवाल किया था, तो आपने उस वक्त भी कहा था कि जनाब अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं आती तो फौरन चाहेंगे कि आप सीट से उतर जाएं। मेरा ख्याल है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस नहीं है, ठीक है कि जी वो फलानी जगह ये हुआ तो उसने रिजाइन कर दी थी ये। तो अगर आपको कोई मौका ऐसा मिले कि जिसमें आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस सेट कर सकें, एग्जाम्पल सेट कर सकें, छोड़ना इतना आसान नहीं होता और कुर्सी छोड़ना मुश्किल काम होता है, बहुत मतलब मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे जो इज्जत मिली रिजाइन करने से वो ज्यादा थी। मैंने सबसे पहले बता दिया था पार्टी लीडरशिप को कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ।
फिर कुछ तजवीज़ थी कि जी तमाम रिज़ाइन करें गवर्नर्स, तो वो तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ, बट बहरहाल मैंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन आपका अपना इनिशिएटिव था। जी अपना इनिशिएटिव, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइए, जो एनआरओ की बात कर रहे हैं, बार बार एनआरओ, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जनाब एनआरओ नहीं लेने देंगे, और आप भी कह रहे हैं कि जनाब वो टाइम, वो घड़ी, वो वक्त बता दें कि जब किसी ने आपसे कहा कि जनाब किसने मांगा एनआरओ। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब की खामोशी है, मरीम नवाज की खामोशी है, ये भी तो एनआरओ की एक फॉर्म है ना भाई, कि आपको चलें जनाब थोड़ा सा खामोश रहे, खामोश तो ये भी है भाई आप वो जो ललकार रहे थे वोट को इज्जत दो, फला चीजें, उसकी वजह थी। वो इलेक्शन से पहले का था, ये अब इलेक्शन के बाद है, बिल्कुल माहौल चेंज हो गया। इलेक्शन से पहले आपने अपने सपोर्टर्स को एक जोश भी दिलाना था, अपने अवाम के पास जाना था, आपने उनसे बात करनी थी। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जैसे कैसे हो के इमरान खान बन गए, अभी वो वोट को इज्जत दो, किस चीज, वोट तो अभी आ ही नहीं रहा ना। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन खत्म हो गए, तो पिछले भी इलेक्शन खत्म हो गए थे, लेकिन इमरान खान साहब धरने पे बैठे थे ना जनाब, चार हल्के खोलने के लिए, साल के बाद। ठीक है, तो आप कितना टाइम देना चाह रहे हैं? मई 2013 में इलेक्शन हुए थे, धरना हुआ था अगस्त 2014 में, ठीक है, तो वो भी अगर आप पहले के कुछ महीने हुए वो। दूसरी बात ये है कि हमने जो फैसला किया है, वो फैसला ये है कि आप जो ये बात कहते हैं कि ये बनाए गए हैं, बने नहीं है, लेकिन ये जो आपका बिहेवियर है ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है जितनी सीट्स उन्हें मिली हैं, जो दो चीजें हैं अलग। पहले मैं बता दूं कि हम चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम अपने जो केसेस हैं उस पर हर रोज आपको पता है हाजिरी होती है तकरीबन, हर रोज। अभी उधर हाजिरी भी देनी है, शाम को लॉयर्स के साथ भी बैठना है। सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि ही शुड फोकस ऑन हिज केसेस, और इनको आप रिजॉल्व करके इंशाल्लाह ताला इनके हक में फैसला आ जाएगा, फिर भरपूर सियासत भी होगी। जो आप कह रहे हैं कि जी ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, दो चीज़ें होती हैं। आपका कंसर्न होता है और आप कहते हैं कि जी ये हमारे नज़र में ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था। अब उसको तरीके क्या हैं? एक तो ये ट्रिब्यूनल में हर एक इंडिविजुअल जाता है और वो अपनी पिटीशन फाइल करता है, और दूसरा ये है कि ऑन अ कलेक्टिव बेसिस हमने कहा हम रोड पर नहीं जाएंगे, हम कंटेनर नहीं हमें चाहिए, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस नहीं करेंगे। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जिसके सरबराह परवेज खटक साहब हैं, वो उन सब चीजों को देखेगी कि जी इलेक्शन में ऑन एन ओवरऑल बेसिस, ऑन अ मैक्रो बेसिस कोई ऐसी चीजें हुई। आपका जो खास सब्जेक्ट है उसकी तरफ आते हैं, जो ये माशी सूरत हाल है और मुल्क जहाँ फंसा हुआ है, मसलन जिस तरह से कर्जों में डबोया है, जो मुल्क का हाल करा है नून ने, तो भाई आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। पहले कर्जों की बात कर लें, इतना माइनस के अंदर चले गए हैं, कर्जों की बात, जीरो पे आने में टाइम लग रहा है गवर्नमेंट को। पहले कर्जों की बात कर लें। अगेन पीटीआई का झूठ। पहले मैं बता दूं, वो कहते हैं, आपने भी सुना होगा, 50,000 दफा कह चुके हैं, 13,000 था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी, 13,000 या 14,000 और 30,000। अब मैं बड़ी सिंपल सी आपको कैलकुलेशन बता दूं, 30,000 नहीं है, 30,000 में गवर्नमेंट का भी कर्ज है और प्राइवेट सेक्टर का भी है। जिस तरह यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज है, हबको है, एंग्रो है, ये बहुत से इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, इनके जो कर्जे हैं वो तो हमारे खाते में न डाले ना। तो 6,000 बिलियन प्राइवेट सेक्टर का कर्जा हमारे खाते में डालते हैं, एक ये झूठ बोलने के बराबर है। तो 24,000 है गवर्नमेंट का कर्जा इस वक्त जब हुकूमत गई थी, हमारी हुकूमत गई थी, 14,000 से लिया था, 24,000 पर छोड़ा, 10,000 बिलियन। 10,000 बिलियन एवरेज बनता है 2,000 बिलियन। ठीक है, इस साल पीटीआई की हुकूमत जो अब बजट प्रेजेंट किया है उसमें 2,000 बिलियन का तो कर्जा है, और उसके अलावा आपको बता दूं वो जो कर्जा है वो तो सूद उतारने के लिए जो आप छोड़ के गए, सुन लेना, ये किस वजह से तो मैं भी जा सकता हूं ना, पहले मैं किस वजह से तो मैं भी जा सकता हूं। 6 बिलियन ले लिया कहां से? सऊदी अरेबिया से, ये कर्जा ऐड हो गया, ये 2,000 के अलावा है। ठीक है, IMF वो कह रहे हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने पिछला उतारना है। तो हम IMF जब गए थे तो $6 बिलियन पीछे कर्जा बचा हुआ था ना IMF का, तो हम भी तो इसलिए गए थे। ये तो देखे ना रीजन। सो मैंने जो आपको बताया 2,000 बिलियन एवरेज कर्जा, अगर जो इकोनॉमी समझते हैं फिस्कल डेफिसिट अगर आपका 4 से 5% होता है, जो कि बड़ा अच्छा है, तो आपको फिर भी 2,000 बिलियन कर्जा लेना पड़ेगा, बिकॉज जो गैप है आपका रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, उसको कहां से आप फिल करते हैं? 2,000 बिलियन एवरेज कर्जा हमने लिया था, जो बड़ा नॉर्मल है। और इस साल पीटीआई के खुद आप रिपोर्ट देख लेना,
खुद रिपोर्ट देख लें जिसमें वो कर्जा तकरीबन 2000 बिलियन तो सिर्फ बजट को पूरा करने के लिए करेंगे, उसके अलावा ये सऊदी अरेबिया या चीन या IMF वगैरह से आएगा। नहीं, बात ये है कि ये तो जो कुछ करेंगे ना, ये दूसरी बात ब्रेकेबल पे आने के लिए करेंगे ना, दूसरी बात के मामला चलाने के लिए चलेंगे ना। इकोनॉमी के जिस जगह पे आप छोड़ के गए हैं मामलात को, उसी से आगे बढ़ेंगे। मुझे अगर आप 2 मिनट दे दें तो कर्जे बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि कर्जे देखने पड़ते हैं आपने इनकम बढ़ाई कितनी है। सो 22,000, ये कभी वो बातें नहीं करते जो पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ का मतलब ये ऐसी है कि आपके घर में इनकम कितनी बढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा ना कि आपकी अगर 1 लाख थी पहले और 5 साल के बाद 5 लाख हो गई है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंडिकेटर घर के रहन सहन का वो होगा। सो हमारे यहाँ हम जो ग्रोथ रेट है वो 5.8% पर हमने छोड़ा है। ठीक है, विद लोएस्ट इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान हिस्ट्री, 2.5% से 4% के दरमियान रही। टैक्स रेवेन्यू, ये जो कहते हैं ना खजाने खाली, अब मैं आपको बता देता हूँ और आपके नाजरीन को भी बता देता हूँ। 1946 बिलियन पर हमने लिया था 2013 में, 1946 बिलियन टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ था, वो आपकी इनकम है ना। हमने जब छोड़ा तो 4000 बिलियन, डबल किसी दौर में पाकिस्तान की तारीख में। जो दरामदाद और बरामदाद का फर्क है, जो क्योंकि टाइम कम है सर, बड़ा क्विक चलेंगे। लेकिन अब जो मेरे अच्छे जवाब होते हैं आप उस पर क्विक जाते हैं। ठीक है जी, नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। वो ठीक है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्कुल चीजें इंपोर्ट्स क्यों ज्यादा हुई, जो ट्रेड डेफिसिट था, बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट था और एक ये नेगेटिव इंडिकेटर था जो मैं मानता हूँ। लेकिन उसकी जो वजह थी, जब ग्रोथ होती है आपकी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, तो खास तौर पर सीपैक के हवाले से तो आपकी इंपोर्ट बढ़ती है प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म में वो आपके लिए जाहिर सी बात है आपका गैप बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट। लेकिन जब उससे उस प्लांट एंड मशीनरी से कारोबार शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगी, एक्सपोर्ट शुरू होगी, तो ये इसको आप शॉर्ट टर्म में नहीं देखते, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो जिस दौराहे पे गवर्नमेंट को मिली है, यानी गवर्नमेंट खजाना 100 रुपए, देखें दो खजाना चेक करने के लिए 2 चीजें होती है, $1, ₹1। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं। रुपए खजाना इतना भरा हुआ है कि बाहर निकल रहा है। 4000 बिलियन अभी हमने छोड़ा है। आप किसी से पूछ लें 4000 बिलियन डबल हुए खजाना टैक्स कलेक्शन इन लास्ट 5 इयर्स। क्योंकि असल में मुझे क्विक चलना है थोड़ा सा। ये फरमाएं कि जो अमेरिकी सदर ने हमारी जो कुर्बानियां हैं उस पर मैं तो ये कहूँगा कि मजाक ही उड़ाया है। मतलब इस पे तो आप एक पेज पर है ना, कोई मसला नहीं। इमरान खान साहब ने बयान दिया, एक जुर्रतमंदाना बयान इसको समझते हैं आप? देखें, अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, मैं पहले तो ट्रंप साहब का बिल्कुल जाहिर है गलत, 100% गलत कि वो उनकी ना फिगर सही हैं, और विच इज सरप्राइजिंग फॉर अ यूएस प्रेसिडेंट कि पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स हमारे बिल्कुल सही बताया गया है कि जी ये फैक्ट्स ये हैं कि हमें इतना नुकसान हुआ ये। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है उसमें जो जिस चीज़ को मैं ऐड करूँगा और आपके नाजरीन को भी बताऊँगा कि सिर्फ ये कह देने से बात नहीं बनती। जिस तरह कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, यहाँ हुआ और औरंगजेब में हुआ, सिर्फ आप ये कह के नहीं जी हमने कुर्बानी दे दी, हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो चाइनीज एम्बेसी तक पहुंचे कैसे थे। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करने की जरूरत होती है कि इसमें कोई दिलेरी की बात नहीं होती कि हमने इतनी कुर्बानी दी, वो बिल्कुल हमें कहना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमारी गलतियां उसमें शामिल हैं? ये सवाल 18वीं तरमीम को सपोर्ट करते हैं आप? 100%। या क्योंकि जो बात हो रही है वफाक को मजबूत करने की, या 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीली करने की? तब्दीली जरूर, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने इवन एज मैं चांसलर था ऑफ, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां इंप्रूवमेंट की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहेंगे फंडामेंटल जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स हैज टू बी एट द प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, वो एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पानी के मंसूबे भी हैं। सो वो तो बिल्कुल 73 कॉन्स्टिट्यूशन ही के हिसाब से आपको करना है। उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करने की जरूरत है तो बिल्कुल। तंजीम साजी जो आप कर रहे हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं आप? तंजीम साजी जो आपने कहा था सिंध के नहीं, वो पाकिस्तान के लिए तंजीम साजी जो बनी है, उसमें बिल्कुल मेरा ख्याल है जब आप अपोजिशन में होते हैं तो पार्टी स्ट्रक्चर पर फोकस करने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए लोकल गवर्नमेंट के, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल रिजल्ट जो है वो आएगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एज द लार्जेस्ट, जो ब्रांडिंग अभी जो आ गई है बहुत ज्यादा, करप्शन, इससे कुछ
मतलब ये इल्जामात शरीफ फैमिली ये चीजें जो ना, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था जुलाई का, तो बहुत ज्यादा था ना, और हम समझते हैं कि इवेंचुअली ये इनको रिलीफ मिलेगा कोर्ट से। और इस वक्त भी अगर मियां नवाज शरीफ की बात करें तो वो सस्पेंड हुआ है, वो जो फैसला है, तो इस वक्त इज नॉट बीइंग वो आइडेंटिफाइड उस तरह से। तो अल्लाह, ये एक चैलेंज है जिसको हमने ठीक करना, क्लियर करना। ठीक है, और सजा भी हो सकती है, वो जो जेल भरो यानी जेल जो भर जाएंगे, ये वाली जो बात की जा रही है, उधर भी ज्यादा लोग जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखना चाहते हैं? नहीं, आप तो जनाब मासूम आदमी है, आपका तो कोई मसला नहीं है, वो पार्टी की बात कर रहा है। आपने सुना वो कह रहे थे ना, इमरान खान के चीखें इनकी निकलेंगी, सब मैं तो रोज शोर में चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। नहीं, जिन लोगों के हाथ साफ नहीं है, जिनके हाथ साफ नहीं है, शोर में चाहना तो पॉलिटिक्स करना होता है भाई। आप सर, वो जो हुकूमत की है शरीफ फैमिली ने, बादशाहत भी तो थी ना, तो वो करप्शन भी जो सारी उधर ही गई है, मतलब ये ब्रांडिंग है सारी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि करप्शन नहीं आइडेंटिफाई हुई। ठीक है, तो आप जब ये कह रहे हैं कि करप्शन, तो अभी तक जो रूलिंग आई है और शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है जी, मतलब ही इज इनसाइड बिकॉज ऑफ द नैब लॉ। बस जो आप एक्सपोज की बात कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट को आप देखेंगे किस हद तक एक्सपोज होगी, तो उसमें ये भी चीज ये है कि ये हुकूमत कितनी डिलीवरी कर सकती है, और किस तरह से वो जो वादे हैं 200 बिलियन डॉलर बाहर से लाने के लिए, इकोनॉमिक रिलीफ के लिए, और 100 डेज के और सारी चीजें, तो वो उस पर होगा। ठीक है, और दूसरा ये भी देखना है कि इस दरमियान के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है, उसमें ये कितना एक्सपोज होते हैं, ये कितने यू टर्न या कितने जो झूठ हैं वो सामने आते हैं, या क्या चीज़